तो ग्रेड अप एकेडमी आपने क्यों स्टार्ट की थी? कभी कभी वो जो आपका वाई है वो भी आपकी मोटिवेशन होती है कि आपका सबसे डर क्या है? हर मंथ जो है वो एक डर में जाता है। तो विजन आपने क्या सोचा था कि कहाँ तक इसको पहुँचाना है? बिजनेस वेंचर नहीं था, ये मेरा पर्सनल मिशन था कि मुझे बच्चों का मैथ्स अच्छा कराना है। तो ऑन द रूट लेवल आपको सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आपने ऐसी फेस करी जो एंड वी आर होल्डिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑल्सो, वी हैव टू वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन आवर अकेडमी। तो ये एक ऐसा टाइम आया हो जब लगा हो कि हाँ यार मतलब नहीं हो रहा, आप छोड़ देते हैं? तो लास्ट ईयर डेफिनेटली वो ये टाइम था। तो कहते ठीक है सरकारी नौकरी कर लो। अगर सब लोग जो है टेक्नोलॉजी और आईटी प्रोफेशन में ही आ जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट जॉब कौन करेगा? आप हमारे एजुकेशन सिस्टम और पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? पेरेंट्स के ब्रेन में आता है, वो आते हैं मार्क्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी तरह के लोग आए, बिजनेसमैन आए, न्यूमरोलॉजर आए, एस्ट्रोलॉजर आए, एंटरप्रेन्योरशिप के लोग आए। लेकिन जब भी हम एक रियल स्टोरी से मिलते हैं, रियल कहानी से मिलते हैं, रियल लोगों से मिलते हैं, तो हम लोग उस पॉडकास्ट से ज़रूर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आप लोगों से बोलता हूँ, इस पॉडकास्ट को एंड तक सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम इस पॉडकास्ट में बताने वाले हैं जो आप लोगों की बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो मैं स्वागत करता हूँ हमारे आज के गेस्ट का, जिनका नाम है ऐश्वर्या गुप्ता जी, जो ग्रेड अप एकेडमी की फाउंडर्स हैं एंड गॉड फाउंडेशन की, एंड उनके साथ ही में को फाउंडर जी हैं अभय गुप्ता जी। सो सर कैसे हैं, मैम कैसे हैं आप? हेलो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। एंड कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। होस्ट जो है बहुत ही फ्रेंडली है। वेट करना पड़ा है आपको? देखिए वो बेस जो है टोमली मार्केट है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच मैम एंड सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। मैं बहुत आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैं आपसे कि पहले तो ग्रेड अप एकेडमी आपने क्यों स्टार्ट की थी, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड उसके साथ ही से रिलेटेड कि आपने मतलब कैसे सोचा था कि मैं एक ऐसी एक एकेडमी स्टार्ट करने वाली हूँ जहाँ पे बहुत सारे बच्चों की हेल्प होने वाली है? एक्चुअली ग्रेड अप एकेडमी एक बिजनेस वेंचर नहीं, मेरा पर्सनल मिशन है। स्टार्टिंग से ही मैथ्स जो है काफ़ी मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट रहा है। एंड स्पेशली जब बात आती है कि जब हम 10th में सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, तो आई वॉज द ओनली वन जिसने मैथ्स लिया था। मेरे सारे फ्रेंड्स ने मैथ्स नहीं लिया। मतलब देयर इज़ अ फियर ऑफ मैथ्स कि हम मैथ्स नहीं कर सकते हैं, केमिस्ट्री ले लेंगे, बायोलॉजी ले लेंगे, मैथ्स नहीं लेंगे। तो वो वाई हमेशा मेरे ब्रेन में रहा कि वाई नॉट मैथ्स। एंड मैं भी स्पेशली मैथ्स के साथ काफ़ी स्ट्रगल करती थी। एंड जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना, आफ्टर ग्रेजुएशन आई फेल्ट कि अब मैं कुछ प्रोवाइड करा सकती हूँ, तो मैंने मेंटल मैथ्स का अर्थमेटिक 360 डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किया। इस प्रोग्राम के अंडर हमने टोटली मेंटल मैथ्स की क्लासेस देना स्टार्ट किया स्मॉल किड्स को, जो यंगर वंस होते हैं। वाई यंगर वंस? बिकॉज आई पर्सनली फील कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक क्ले की तरह होते हैं, तो उन्हें आप इजीली मोल्ड कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, करेक्ट, आप कैसा भी शेप दे सकते हो। तो बट अगर वो बच्चा 14-15 ईयर्स पे पहुंच जाता है, उस तब तक वो इतना फॉर श्योर वो इतना ब्रेन में अपने सेटअप कर लेता है कि अब मैथ्स नहीं करना है। तो ये बहुत रिस्की चीज़ है। तो इसीलिए अगर आप बचपन से ही स्टार्ट कराएंगे बच्चों को, एंड मैथ्स को, मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगी, मैथ्स को कभी भी एज अ सब्जेक्ट मत उसे ट्रेन कराए बच्चे को, एज अ मेंटल एक्सरसाइज कराएं कि वो मेंटल एक्सरसाइज है। आप एडिशन आराम से करिए, सब्ट्रैक्शन करिए, मतलब एक फन लविंग वे में आप जितना मैथ्स कराएंगे ना, कि इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, इसमें मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज है, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैम जिससे आप सबसे ज्यादा डरते थे मैथ से, राइट, जो बिल्कुल ही आपको पसंद नहीं थी, उसी चीज में आपने एक फाउंडेशन खड़ी कर दी इतनी बड़ी। राइट। तो यही मैं बताती हूँ कि जहाँ आई पर्सनली बिलीव कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ में एक्सेल करते हैं उसी में आप अपना फाउंडेशन बनाएंगे या कंपनी रन करेंगे। कभी कभी वो जो आपका वाई है वो भी आपकी मोटिवेशन होती है कि वाई के प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कमी कहाँ पे है, कि उस कमी को टैकल करने के लिए मैंने पहले एकेडमी स्टार्ट की। उसके बाद हम रन करते हैं स्टैम लर्निंग पे, हम अपना गॉड फाउंडेशन रन कर रहे हैं। नाइस नाइस मैम, एंड बहुत अच्छा एक मिशन लेके चल रहे हो आप लोग। Right. आप दोनों को देखते पहला सवाल तो एक ये भी था मेरा कि आप जैसे जानते होगे मामा अर्थ को आपने, अगर आपने सुना होगा तो उसमें गजल अलग जी है, उनके Right. उनके हस्बैंड के साथ में वो Correct. एक बेंच चलाती हैं। तो आप लोगों के बीच में कैसा लाइक है? और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर थोड़ा सा आप बताइए कि अपने साथ में मैम के साथ में कंपनी बिल्ड करना और अपना एक पूरा सपोर्ट रखना मैम के साथ में, तो वो क्या कहना चाहोगे कुछ, अगर मैं आपसे पूछूँ तो?
सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि शादी से पहले ये ऑलरेडी जो है 7 इयर्स का पोर्टफोलियो बना चुकी थी गेट अप अकेडमी में। तो इट वाज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। मैं जब इनसे बात करता था तो आई ऑल्सो हैड दिस ड्रीम एंड had this motivation to have my own startup, has some partner who is already working as an entrepreneur, successful entrepreneur. तो मैंने जब देखा कि ये ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड है, इन्होंने ऑलरेडी अपना एक फाउंडेशन बिल्डअप किया हुआ है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इनको किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक इंटरनेशनल एमएनसी में काम करता हूँ और मुझे नो हाउ पता है कि टेक्नोलॉजी में किस तरह से एडवांस किया जा सकता है किसी कंपनी को और किसी नर्चरिंग एंटरप्रेन्योर को या स्टार्टअप को। तो फिर मैंने जो है इनसे काफ़ी लेंथ में डिस्कशन किया, इनके विजन को समझा, जो कि काफ़ी अच्छा है, ब्रॉडर वे में जो है बच्चों की हेल्प करने के लिए है। बट हाउ कैन वी हैव ए बिगर आउटरीच विद ऑल द किड्स, even in not in national but at the international level also, because this course has been recognized by the Maryland University, Maryland State University, जहाँ से इनको PhD की भी उपाधि मिली हुई है। तो मैंने ये चीज़ जो है डिसाइड करी कि इस कोर्स को बिगर ऑडियंस तक पहुँचाना है। तो इस वजह से मैंने जो है इनकी हेल्प करी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, वेबसाइट बिल्डिंग से लेकर लॉजिस्टिक्स से लेकर जो है टीम बिल्डिंग तक का जो सफ़र है वो मैंने इनकी हेल्प करी कवर करने में। तो एक तरीके से मैम चला तो रहे थे लेकिन एकदम पूरा पुश आपने सपोर्ट करा I mean, मैम को। he is like the building block. Of course, a whole wall has to be built up so that this startup is resilient and is much more concrete at the ground level. तो इस तरह से पूरा फुल फ्लैश बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि टेक्निकल सपोर्ट होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड जिस तरीके की आजकल टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हो रही है तो वो आई थिंक बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच कि आपने मैम को इतना सपोर्ट किया। ऑफ कोर्स काफ़ी बच्चों की उससे हेल्प हो पा रही है। एंड मेरा थोड़ा फ़नी क्वेश्चन एक ये भी है कि एक गज़ल अलग जी की और उनके भी आपस में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको तो एट द एंड ऑफ लड़ाई करके भी घर ही जाना है। तो वहाँ पे काम और लाइक बिजनेस और पर्सनल लाइफ कैसे आप लोग मैनेज कर पाते हो? अगर मान लो कभी क्लैशेस भी होते हैं, क्लैशेस तो होते ही होंगे ऑफ कोर्स, तो उसको कैसे मैनेज करते हो फिर? देखिए, क्लैशेस का ये है कि अगर हमारे क्लैशेस होते भी है तो एट द प्रोफेशनल लेवल हम उनको बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि शी इज़ एक्सपर्ट एट हर वर्क, ठीक है। और मैं सही बोलूँ तो सही माने में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई कीप ऑन हैविंग बट ऑन द टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज आप पे उसमें हाँ, टेक्निकल फील्ड में भी मैं अकेले जो है यहाँ पुश नहीं कर सकता हूँ until and unless I have some context कि मुझे कहाँ पर बिल्डअप करना है। सर ने तो बता दी, मैं आप अपना बताओ आप मेरे को। सर तो नहीं, डेफिनेटली मैं जो है अपना एक्सपीरियंस इनसे शेयर करती हूँ एंड टेक्निकल सपोर्ट डेफिनेटली इनका काफ़ी है मेरे साथ। एंड अगर बात करते हैं नोक झोंक की, वो डेफिनेटली रहती है, वो हो जाती है, बट वो जितनी जल्दी होती है उतनी जल्दी हम रिजॉल्व भी कर लेते हैं, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल ये कभी ठीक बोल रहे होते हैं, कभी हम ठीक बोल रहे होते हैं, तो वो हो जाता है मैनेज। नहीं, नाइस नाइस। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने जब ग्रेड अप अकेडमी स्टार्ट करी थी, लेकिन मैम ने पहले स्टार्ट की थी, मैम आपने जब ग्रेड अप अकेडमी स्टार्ट करी तो ऑन द रूट लेवल आपको सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आपने ऐसी फेस करी जो आपको लगा कि हाँ नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस? जब मैंने अकेडमी स्टार्ट की थी, सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम था वो ये था कि पेरेंट्स को ये समझाना कि वाई अर्थमेटिक 360 डिग्री प्रोग्राम, हम क्यों इसे ऑप्ट कराएं। सो बिकॉज मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे मैथ्स बुक से रिलेटेड प्रोग्राम्स थे, जैसे अबेकस है, वैदिक मैथ्स है, वी हैव सो मैनी प्रोग्राम्स, बट आई फेल्ट वाई मैंने अर्थमेटिक 360 डिग्री प्रोग्राम रन किया और बनाया, बिकॉज अबेकस सिर्फ कैलकुलेशन प्रोवाइड कराता था, हाउ टू अप्लाई दैट कैलकुलेशन वो नहीं प्रोवाइड कराता है, तो वो एक तरीके से हाफ सिलेबस मुझे लगता है, इट्स नॉट अ कंप्लीट मैथ्स। वैदिक मैथ्स इज द थिंग जो हम बच्चों को 12 ईयर्स 14 ईयर्स पे सिखाते हैं, वी हैव द 16 सूत्रास, बट इन आर अर्थमेटिक 360 डिग्री प्रोग्राम्स वी हैव फ्रॉम जीरो टू होल अर्थमेटिक, दैट्स वाई इसका नाम भी मैंने अर्थमेटिक 360 डिग्री प्रोग्राम रखा। वी हैव 4 ऑपरेशन, नॉट ओनली द ऑपरेशंस, वी हैव द रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज जैसे क्रूशियल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं उस सब्जेक्ट के, वो भी हमने उसमें इंक्लूड किए हैं, और ऑल विदाउट पेन एंड पेपर। सो दिस इज दी सिलेबस। तो उस सिलेबस को समझाना कि अबेकस वैदिक मैथ्स को छोड़ के क्यों पेरेंट्स ये ऑप्ट करें, एंड जब इनके रिजल्ट्स आने लगे, टू बी फ्रैंक वी हैव द 100% रिजल्ट।
बच्चों के NSTSC, GTSC एंड आर्यभट्ट एग्जाम, CSIR के एग्जाम्स जो होते हैं, ग्लोबल इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड्स होते हैं, सब में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सेल कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग द मेडल्स ऑल्सो. And we are holding the world record also. We have 2 world records in our academy in maths only. The fastest calculation with the younger child and the square roots. Congratulations, you are like working nicely मतलब. Thank you so much. तो मैम मैंने सुना है कि आपकी एक बुक लॉन्च हुई है फाउंडर्स कोड के नाम से, और मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, बहुत ज़्यादा लोग उसे प्यार दे रहे हैं, रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, और वो आपने बुक ऑलमोस्ट मतलब रितेश अग्रवाल लेकिन उनकी स्टोरी, उनका एक्सपीरियंस इलॉन मस्क के ऊपर, आपने बहुत अच्छे अच्छे दिग्गजों के ऊपर लिखी है वो बुक. तो ऐसा क्या है मैम उस बुक में जो हमें भी पढ़नी चाहिए और बहुत इंस्पिरेशनल होनी चाहिए? राइट, वो जो बुक है वो स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी चर्चा में है. वो स्टूडेंट्स के लिए ही लिखी गई बुक है. एंड उस बुक को लिखने की जो मोटिवेशन है मेरे अंदर, वो भी आती है गॉड फाउंडेशन से. जब मैंने गॉड फाउंडेशन को स्टार्ट किया था, बिल्डअप कर रही थी मैं उसे, तो उस टाइम पे जब हम टीम्स लेके जाते थे स्कूल्स में टाई-अप्स के लिए और उन्हें समझाते थे कि हमारा विजन एंड मिशन क्या है गॉड फाउंडेशन का, ये क्यों बाकी ओलंपियाड से अलग है, तो काफ़ी नेगेटिव थॉट्स मेरे ब्रेन में रहा करते थे कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, व्हाई वी आर डूइंग दिस, हाउ वी कैन टैकल ऑल द प्रॉब्लम्स, ये सक्सेस भी होगा या नहीं होगा. तो काफ़ी सारे ब्रेन में मेरे क्वेश्चंस आते थे. उन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए मैंने बायोग्राफी रीड करना स्टार्ट की. तो मैं फाउंडर्स की बायोग्राफी पढ़ती थी, पॉडकास्ट देखा करती थी एंड ऑल्सो मूवीज़ देखा करती थी. जो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मूवी सजेस्ट की एट दैट टाइम कि आप ये देखो, ये देखो. सम सजेस्ट करिए आप हमारे तो या डेफिनेटली एक द मूवी थी उस टाइम पे इनका बहुत ही डिफिकल्ट फेज चल रहा था. शी वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द व्हाई बिहाइंड हर ओन फाउंडेशन. उन्होंने फाउंडेशन की नींव तो रख दी थी इन्होंने, बट ये व्हाई को समझने की बहुत कोशिश कर रही थी, और ये डर नहीं थी रिजेक्शन से. और स्कूल्स हम विजिट करते थे बट हमें सक्सेस मिलती थी, बट शी यूज्ड टू फोकस ऑन द फेलियर्स ऑल द टाइम. तो उस चीज़ से निकलने के लिए मैंने बोला कि सब चीज़ साइड पे रखते हैं, अभी थोड़ा इंटरटेनमेंट करते हैं, थोड़ा मोटिवेशन लेते हैं. तो मैंने पहली मूवी दिखाई इनको सोशल नेटवर्क. इट वाज अबाउट मार्क ज़करबर्ग, हाउ ही एक्सेल्ड फ्रॉम ए नॉर्मल कोडर. फिर उसके बाद जो है मैंने जो है स्टीव जॉब्स की मूवी दिखाई, बायोग्राफी इनको रीड कराई जो है स्टीव जॉब्स के ऊपर एंड इलॉन मस्क के ऊपर. मैंने इनको पॉडकास्ट दिखाया इलॉन मस्क के एंड करंट पॉडकास्ट विच आर गोइंग ऑन ऑफ रितेश अग्रवाल, नितिन कामत, जहाँ पर इनवाइट करते हैं, वो सारे पॉडकास्ट इनको दिखाए. तो इन्होंने काफ़ी इंस्पिरेशन ली उससे. तो दैट वाज द टर्निंग मोमेंट. मैं नोट डाउन किया करती थी उनके कोट्स को एंड जो भी उनकी जर्नी है. व्हाट आई रियलाइज कि हम सब सेम ही लेवल से स्टार्ट करते हैं और हम सबके अंदर सेम ही फियर होता है फेलियर का और रिजेक्शन का. हम सबको एक ही प्रॉब्लम आती है, सबको एक ही प्रॉब्लम आती है. तो मैं बोलना चाहूँगी दैट आपका जो फर्स्ट ब्रेक है ना, वो आपको हमेशा अननोन से मिलेगा और क्रिटिसिज्म हमेशा अपनों से मिलेगा. तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है तो डेफिनेटली आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, वो बेटर ही करेगा. तो मेरी जो बुक है उसका जो पार्ट 1 है वो अबाउट इसी के ऊपर है कि हाउ टू फाइंड अ फाउंडर इन योर सेल्फ. आप खुद के अंदर कैसे फाउंड कर सकते हैं एक फाउंडर को, क्या आप एक फाउंडर माइंडसेट रखते भी हैं या नहीं रखते हैं. तो पार्ट 1 इज अबाउट दैट. एंड मैम एक अभी मैं पॉडकास्ट सुना था, जैसे आपने पॉडकास्ट का बात करी, तो उसमें विनीता अग्रवाल से पूछते हैं, नहीं विनीता जो शार्क टैंक में आते हैं उनसे पूछते हैं कि एक फाउंडर का सबसे बड़ा डर क्या होता है. तो वो छोटे कहते हैं कि फर्स्ट मतलब जो डेट होती है मंथ की, तो उनकी सभी सैलरीज जानी होती है. तो आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है? ये बिल्कुल ट्रू है. एक्चुअली मैंने वो पॉडकास्ट नहीं देखा है बट आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. एज मैं अपने हस्बैंड से करेक्ट, मैं अपने हस्बैंड से ही बोलती हूँ मंथ एंड इज वेरी मतलब प्लीजेंट फॉर मी. तो जब वो 1 से लेके 5 तक का जो फर्स्ट वीक होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है. मैंने कहा अब कुछ नहीं होने वाला है इस टाइम में. तो वो कि आप अब बंद हो जाएगा, डेफिनेटली, लेकिन अब वो हमारी हिम्मत होती है. तो वो डेफिनेटली तो हर मंथ जो है वो एक डर में जाता है कि अब इस मंथ क्या, बिकॉज आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है अपना प्रोडक्ट, अपना लाइक वर्क को. तो ये डेफिनेटली एक वो बिल्कुल ठीक बात है. अभी आप लोग कितना टाइम देते हो अपने बिजनेस को? आई थिंक एक्चुअली मेरा जो है वो फुल टाइम जो है वो मेरे बिजनेस के लिए डेडिकेटेड है.
और आपका कितना टाइम जाता है मतलब पूरे दिन में से अगर मैं बात करूँ तो? मैं बिलीव रखती हूँ कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के लिए डे के 16 आवर्स भी निकाल रहे हैं तो आप उसे एंजॉय करेंगे। तो आई एम नॉट आई एम नॉट कैलकुलेटिव अबाउट द टाइम कि मेरा डे का कितना टाइम जा रहा है, बट जितना टाइम रिक्वायर्ड है मैं उतना दे पाऊँ और एंड ऑफ द डे मैं खुद को सेटिस्फाई फील कर पाऊँ, उतना डेली का डे का टाइम जाता है। एक मैम मैं रील देख रहा था कि एक तो जब एक चैन की नींद आती है बिफोर अ बिजनेस, जो आराम से एकदम सोते हो आप बिना Right. किसी टेंशन के, और एक होता है कि जब स्टार्टअप आप रेडी कर लेते हो देन उसके बाद क्या होता है मैं आपसे बोल रहा था कि आराम से सो पाते हो आप लोग, दिमाग में चल पाता है आपके। आई थिंक वो 24 घंटे एक फाउंडर के दिमाग में या फिर जो चला रहे होते हैं जो नींव उनके दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है कि क्या है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कुछ? राइट, मीन्स अभी हमारे साथ ऐसा है, व्हेन वी आर ईटिंग वी आर डिस्कसिंग आवर बिजनेस, व्हेन वी आर स्लीपिंग वी आर डिस्कसिंग आवर बिजनेस, व्हेन वी आर ऑन कॉल वी आर डिस्कसिंग आवर बिजनेस। तो डेफिनेटली यही होता है कि 24 आवर्स आपके ब्रेन में वही चलता रहता है, व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, व्हाट वी कैन ऐड ऑन, हाउ टू अचीव द परफेक्शन। एक और चीज़ जो मेरी बुक में यहाँ पे मैं लाइन है मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आप हमेशा परफेक्शन ये नहीं है कि आप स्टार्ट करेंगे और आपको परफेक्शन मिल जाएगा। यू हैव टू स्टार्ट, परफेक्शन अपने आप ही धीरे धीरे आता जाएगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि हर चीज़ परफेक्शन से स्टार्ट हो, बट परफेक्शन डेफिनेटली विल, अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं तो वो अचीव हो जाता है। हम्म। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है मैम आपसे कि जैसे आपने ग्रेड अप अकेडमी जब स्टार्ट करी थी तो विजन आपने क्या सोचा था कि कहाँ तक इसको पहुँचाना है और कहाँ तक अभी सफ़र जारी है? ग्रेड अप अकेडमी जो मैंने जब स्टार्ट की थी तब मैंने बहुत ये सोच के नहीं किया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा बिजनेस वेंचर नहीं था, ये मेरा पर्सनल मिशन था कि मुझे बच्चों का मैथ्स अच्छा कराना है, कि वो मैथ्स से ना डरे। और टू बी रियली फ्रैंक 10 इयर्स हो चुके हैं उस वेंचर को स्टार्ट किए हुए। आज वो बच्चे जब मैं उन्हें देखती हूँ, जो 10 ईयर ओल्ड मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं देखती हूँ, तो दे आर रियली सेटिस्फाइड विद मैथ्स। वो मैथ्स को कभी फियर नहीं मानते। तो वो 10 साल पुराना जो मुझे लगता है कि फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे मिला है, दैट इज़ द अचीवमेंट फॉर मी। एंड रही बात कि कहाँ तक पहुँचाना है, तो कभी ये नहीं सोचा था कि कितना अर्न करना है इससे। मनी इज़ नॉट द प्रायोरिटी, ओनली मेरा पैशन था कि मुझे मैथ्स कराना है बच्चों को। इफ एनी स्टूडेंट इज एनरोल इन एनी ओलंपियाड, वो वहाँ पे मेडल्स लेके आए। तो अभी भी वो ऑनगोइंग है, वो चलता रहेगा जितना भी मैं एक्सेल कर पाऊँ इसमें स्टूडेंट्स के थ्रू। डेफिनेटली स्टूडेंट्स मेरा जितना एक्सेल कर पाए वो मेरे लिए बेटर है। ऐश्वर्या जी, जैसे आप अभी मैं स्टार्टअप्स की बात करूँ या बिजनेस की, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मेल और फीमेल में। कहीं ना कहीं तो इंसान फर्क समझते हैं अभी भी कि जो सोच है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको कितने % प्रॉब्लम आती है एक फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप में, या आपको लगता है कि नहीं मैं ठीक हूँ? Balancing the family and professional life and personal life, it's a task definitely, but फिर मेरा मानना है कि आपका बैलेंसिंग का इट डजंट मीनिंग कि हम आपको हर दिन 100% ही परफेक्शन देना है अपनी बोथ दी लाइफ में। तो समडे इट कैन बी पॉसिबल कि हम अपने पर्सनल लाइफ को 100% दे रहे हैं, वहाँ पे परफेक्शन एक्सेल कर रहे हैं। और कभी कभी अगर हमारा प्रोफेशनल लाइफ की रिक्वायरमेंट है तो हम वहाँ पे हमें अपना गिल्ट फ्री होके, फॉर ऑल द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, गिल्ट फ्री होके आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को जब रिक्वायरमेंट है तो आप 100% दे सकते हैं। एंड यस, ये बाकी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो मेरा सजेशन है कि आप गिल्ट फ्री रहिए। बाकी फैमिलीज़ के लिए ज़रूर मेरा सजेशन है, बिकॉज अगर आप 5 लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखेंगे तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन स्टार्टअप ज़्यादा है मेल से, तो दे आर टेकिंग इंटरेस्ट। तो मैं उनकी फैमिली को भी बोलूँगी कि सपोर्ट करिए, आप जितना सपोर्ट दे सकते हैं उतना सपोर्ट दीजिए। अगर इट माइट बी पॉसिबल दे कैन टर्न आउट समथिंग रियली गुड। सो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ इस चीज़ में कि यस, तो माय हस्बैंड इज सो सपोर्टिव, मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव थी। एंड यहाँ पे मेरे हस्बैंड ही इज गिविंग द 100% सपोर्ट टू मी, तो मैं इसमें बहुत लकी समझती हूँ खुद को। She is also giving 100% in the family. ऑफ कोर्स मैं दिख रहा है वो तो।
एंड इवन खान सर का भी एक कोट है कि अगर अगर आप अपने घर के मतलब लेडीज़ को या वुमेन्स को अगर काम करने नहीं देना चाहते हो तो आपको कोई हक नहीं है किसी हॉस्पिटल में जाके बोलो कि नहीं डॉक्टर चाहिए आपको। राइट। तो ऑफ कोर्स कि मतलब जब आप काम नहीं करने दोगे तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। अब आपके 10 साल के एक्सपीरियंस, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको होने के बाद भी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हमारे एजुकेशन सिस्टम और पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे, अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूँ तो? इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रॉट लर्निंग को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जो फर्स्ट हम बोल सकते हैं, जो फर्स्ट पेरेंट्स के ब्रेन में आता है वो आते हैं मार्क्स, कि मार्क्स बच्चे के कैसे आए हैं। अगर बच्चा, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि मैम 49 मार्क्स आए आउट ऑफ 50। मैंने कहा यू आर नॉट टेकिंग दैट 49 मार्क्स एज अ एप्रिसिएशन, आप उस 1 मार्क्स के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एंड टू बी रियली फ्रैंक, मार्क्स इज नॉट द कोई स्केल नहीं होना चाहिए बच्चे के ब्रेन को जज करने का। एंड ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ही नहीं, इंडियन पेरेंट्स की भी गलती है कि वो बच्चे को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इंग्लिश पढ़ाएंगे कि इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, मैथ्स में मार्क्स कितने हैं। बच्चों को इससे बेटर ये समझाया जाए कि इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, वो आपको ग्लोबली हेल्प करेगी। उसे एज अ लैंग्वेज पढ़िए, आप उसे एंजॉय कीजिए। इंग्लिश सीखने का सिर्फ बुक में ही सोर्स नहीं होता है, आप उसे बहुत सारे सोर्सेज से सीख सकते हैं। मैथ्स इज द मेंटल एक्सरसाइज, हिस्ट्री इज नॉट द थिंग कि आप उसको पढ़ें याद करें। बच्चों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो हिस्ट्री इज नॉट द थिंग कि आप उसे पढ़ें। वो आपका एंसेस्टर का और आपका किस तरीके से बिल्डअप हुआ है पूरा अभी तक की सिविलाइजेशंस। तो अगर बच्चा ये सब समझेगा तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, और इससे ज़्यादा फिर डजेंट मैटर कि बच्चा मार्क्स कितने लेके आ रहा है। मार्क्स अपने आप ही मिल जाते हैं। जैसे वो रणछोड़ दास ने कहा था कि कामयाब बनो, सफलता छत मार के पीछे आएगी। तो बच्चों को कामयाब बनाइए कि उनका ब्रेन कितना ओपन है और कितना वो इमेजिन कर सकता है चीज़ों को। और जैसे कि आपने बात करी ग्लोबल ओपन टैलेंट के बारे में, आपके इस फाउंडेशन के बारे में, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फाउंडेशन को लेके आपका क्या विजन है, क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्या सोचा है आपने आगे के लिए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन ग्रेड अप में, उसके बाद फिर ये फाउंडेशन। सो जिस विजन और मिशन के साथ मैंने ग्रेड अप एकेडमी स्टार्ट की थी, उसी विजन और मिशन के साथ मैंने गॉड फाउंडेशन स्टार्ट किया। जब मैं देखती हूँ बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं, आईएमओ के एग्ज़ाम्स या किसी भी ओलंपियाड को वो एग्ज़ाम्स देते हैं, तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ सिलेबस कि आप मैथ्स करिए, रीजनिंग करिए। उसमें भी बच्चा क्या करता है, वो उसे कंसीडर करता है एज अ सब्जेक्ट कि मैथ्स कंप्लीट करना है, रीजनिंग कंप्लीट करना है। हमारा जो फाउंडेशन है उसका जो फ्लैगशिप एग्ज़ाम है दैट इज़ द ज़ेनक्वेस्ट एग्ज़ाम। एंड ज़ेनक्वेस्ट एग्ज़ाम टोटली जो है वो हमारा स्टेम लर्निंग बेस्ड है। उसमें हम किसी भी तरीके के रॉट लर्निंग के क्वेश्चन नहीं पूछते, कुछ ऐसा नहीं पूछते हैं। तो ये मैं और मेरे हस्बैंड का था हमेशा से कि हम रॉट लर्निंग पे फोकस नहीं करेंगे, तो उसको लेके इन्होंने और हमने। सर आप और कुछ बताना चाहें? गो। जब इन्होंने पहले मुझे विजन इंट्रोड्यूस किया कराया था गॉड फाउंडेशन का, तो फिर मुझे जो है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगा था कि जो जेनक्वेस्ट ओलंपियाड है, दिस इज द फ्लैगशिप ओलंपियाड ऑफ गॉड फाउंडेशन, एंड वी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड 200+ एग्जाम्स इन द स्कूल्स ऑफ जेनक्वेस्ट ओलंपियाड। तो उसमें हमने एक चीज़ पे फोकस किया कि अगर मैथमेटिक्स के भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उसमें डिफरेंट फील्ड पे फोकस करेंगे, सच एज वर्बल रीजनिंग, स्पेशल रीजनिंग, एंड उस पे भी जो उन्हें जो कैलकुलेशंस होंगे मेंटल मैथ्स। दैट विल नॉट बी बेस्ड ऑन एनी मक्ड अप थ्योरम्स जो कि हमें स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। कोई भी थ्योरम इन्वॉल्व नहीं होगी, ओनली मेंटल कैपेबिलिटीज एंड फास्ट कैलकुलेशंस, मेंटल मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा उसमें बहुत। सो वी हैव पिक्ड अप सच क्वेश्चंस which anyone can attempt, any kids, if we have involved the questions for kid of group 5 to 8, right, for 5 to 8 day, तो उस ग्रुप के बच्चे जो है वो सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, इवन इफ दे आर नॉट अचीविंग गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन स्कूल। तो ये विजन से हमने जो है जेनक्वेस्ट ओलंपियाड इंट्रोड्यूस कराया था गॉड फाउंडेशन में। एंड अदर देन दैट, जो जेनक्वेस्ट ओलंपियाड का विजन था वो ये था कि हमें बच्चे को बेसिक लेवल से जो है हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना है। सो इफ़ दे कीप ऑन अटेंडिंग द ओलंपियाड, तो ओलंपियाड हमारा जो है इवन 10th ग्रेड तक जाता है, राइट। इफ दे कीप ऑन अटेंडिंग इट, देन दे विल बी एबल टू एक्सेल इन एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो, various entrance exams which are going to happen in future for them, such as engineering entrance, even for the global entrance examination for any graduation level, they can excel in that because we are laying the foundation of their learning, especially in mathematics and logical reasoning questions.
सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। तो हमने इसी विजन के साथ ये स्टार्ट किया था, एंड इनकी भी हेल्प से जो है वी आर डूइंग रियली गुड इन दैट। तो जैसे कि टेक्निकल के बारे में आपने बताया कि लाइक कोडिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है ना, उसमें कोडिंग एप्टीट्यूड चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे आप कैसे इसको इतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना दोगे कि उसमें मतलब बच्चे बहुत आराम से टेक से फ्रेंडली हो पाए? तो अबाउट दिस जैनक्वेस्ट ओलंपियाड, इसमें जो है हमने मैथमेटिक्स का तो ओलंपियाड रखा ही है, साथ में वी हैव इंट्रोड्यूस्ड स्क्रैच ओलंपियाड आल्सो। नाउ व्हाट इज स्क्रैच एंड हाउ दिस कम्स इन द पिक्चर ऑफ किड्स लर्निंग? तो बेसिकली if we talk about our times, since we are millennials, हम मिलेनियल्स पेरेंट्स हैं, ठीक है, एंड जो आगे के जो किड्स हैं जो आने वाले हैं, ठीक है, और जो अभी करंटली स्कूल्स में एनरोल्ड है वो जेन अल्फा, correct, and Gen Z, most of the Gen Zs have already picked up the job, and some Gen Zs are parents also. So millennial and Gen Z parents, according to the data, 60% of millennials and Gen Z parents think that coding is very important for their kids. Of course. Yes, because the industrial transformation demands that the technology should be in the forefront, and for that kids must be learning coding from the early stage as soon as possible. So it is very different from our time. तो इसकी वजह से जो है हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि इफ़ कोडिंग इज सच एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर किड्स, देन व्हाट कोडिंग शुड बी इंट्रोड्यूस फॉर देम, ठीक है। तो ग्रेडअप एकेडमी के अंदर सबसे पहले हमने एक कोर्स इनरोल किया, कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि है स्क्रैच कोडिंग कोर्स। स्क्रैच कोडिंग कोर्स के अंदर में जो स्क्रैच होती है उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन फीचर ये है कि इट इज़ अ ब्लॉक कोडिंग। Since it is a block coding, then kids don't have to confuse themselves with complex syntax, complex programming syntax, जो कि हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होती है। C++ एंड जावा में बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। तो किड इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग ऑल द टाइम इन लर्निंग सिंटैक्स, किड्स के पास जो है सारे टूल्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, और उनको जो है उन ब्लॉक्स को यूज़ करके लॉजिकल क्रिएटिव चीज़ें बनानी है, लॉजिकल एंड क्रिएटिव चीज़ें। तो इसके बारे में ऐश्वर्या जी और बताएंगी। सो जो स्क्रैच है, जैसे हम मैथ्स में भी हमेशा बोलते हैं कि अर्ली स्टेज इज सो इम्पोर्टेंट, बट अर्ली स्टेज पे अगर हम पाइथन, जावा, C++ ऐसी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये काफ़ी टफ हो जाएगा बच्चों के लिए, और वो स्टार्टिंग से ही कोडिंग से भागेंगे जैसे मैथ्स से भागते हैं। करेक्ट। तो स्क्रैच इज द थिंग, जो ब्लॉक कोडिंग है, बहुत ही कलरफुल कोड्स हैं उसमें, कलर पैलेट्स है, अगर वहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड दे फर्स्ट दे आर गोइंग टू मेक द कोड, देन दे विल रन द कोड। जब रन करेंगे तो उन्हें एरर समझ में आएंगी कि जो हमारा विजन था, जो हमारा मिशन था, जो हम बनाना चाह रहे थे वो बन के नहीं आया, तो एरर कहाँ पर है। तो ब्लॉक कोडिंग इज दी थिंग जो आपके लिए ABC है। उसके बाद जब आप पाइथन या जावा की साइड जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि बैकड्रॉप में आप क्या कर रहे हैं और इसका आउटकम क्या आने वाला है। स्क्रैच आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है, बट पाइथन एंड जावा ये काफ़ी हैवी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पर उन तक जाने के लिए अर्ली स्टेज में बच्चों को समझ में आना चाहिए कि कोडिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। तो वी हैव द कोड आर्केड, वी हैव द स्क्रैच, तो हम उनके थ्रू फर्स्ट अर्ली स्टेज में कोडिंग सिखाते हैं, देन द पाइथन एंड जावा। एंड अगर मैं आप दोनों से बात करूं कि आप दोनों की अभी 2 साल से आप रेगुलर आई थिंक इसको स्टार्ट कर रहे हो, 2 साल। 2 साल। तो 2 साल में अगर मैं पूछूं कोई एक ऐसा टाइम आया हो जब लगा हो कि हाँ यार मतलब नहीं हो रहा, आप छोड़ देते हैं, कोई ऐसी स्टोरी जो बहुत ही इमोशनल हुई है, जो आप लोग बहुत फूट के रोए हो? मेरे लिए लास्ट ईयर डेफिनेटली वो ये टाइम था, और आज भी मेरे अंदर ये डर रहता है। जैसे मैंने बताया, फाउंडर्स को हर मंथ ये डर रहता है, और मुझे वो डर 10 साल से एकेडमी के लिए भी था, एंड वो लास्ट ईयर, बट जो आप स्टोरी की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर डेफिनेटली जब हम स्कूल को पिन किया करते थे, हम स्कूल्स में टीम्स लेके जाया करते थे, एंड दे हैव द वेल स्टैब्लिश एंड ब्रांड थे उनके पास ओलंपियाड के, तो व्हाई वी आर गोइंग टू टेक योर ओलंपियाड। तो जब ये क्वेश्चन पुट किया गया था, जिसके बाद से ही मैंने फाउंडर्स कोड बुक लिखी, बिकॉज वो टाइम इतना ज़्यादा डिवास्टेड था मेरे लिए कि क्या होगा, कि कैसे हम कन्विंस करें। आप जब कोई चेंज लेके आना चाहते हैं सोसाइटी में, नॉर्म्स के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, तो वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है कि MCQ बेस्ड बहुत टाइम से ओलंपियाड चल रहे हैं, हम लाइव ओलंपियाड्स कराते हैं, लाइव क्लासेस में कराते हैं, विदाउट MCQ, विदाउट एनी थ्योरम, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था चैलेंज कन्विंस करने का। तो जब हमें बैक टू बैक 3-4 रिजेक्शंस मिले, तो वो बहुत ही डिवास्टेड टाइम था कि मुझे ऐसा लगता था कि हम शायद किसी गलत पाथ पे चले गए हैं। बट वही, जब आपको फर्स्ट ब्रेक मिलता है तो वो आपका
मुझे लगता है आपको 200% तक मोटिवेट कर देता है कि नो वी आर डूइंग राइट। अगर एक बार हो सकता है तो वो 1000 बार हो सकता है। क्या करते हो आप रिजेक्शन के बाद अगर कुछ होता है तो? हम ट्राई करते हैं इम्प्रूव करने का और कन्विंस करते हैं अपने आप को कि जो हम क्वेश्चन पुट ऑन कर रहे हैं अपने ओलंपियाड के थ्रू, जो चैलेंजेस उनको दे रहे हैं स्क्रैच प्रोग्रामिंग के थ्रू किड्स को, वो जो है नॉवेल हैं, यूनिक हैं, नो अदर थिंग लाइक दिस एग्जिस्ट इन द मार्केट। ठीक है, हम वी कीप ऑन कन्विंसिंग अवरसेल्व्स कि वी आर डूइंग द राइट थिंग। एंड द थिंग इज दैट ऑल्सो मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी चीज़ हमेशा परफेक्ट नहीं होती। इफ someone is rejecting your product or app or anything, your venture, you need to find out why they are doing this. क्या कहते हैं, कहाँ पे इन्हें कन्विंस करने में इन्हें ऐसा लगा दैट आवर प्रोडक्ट इज नॉट अप टू द मार्क, तो वो बहुत ज़रूरी है समझना और उस चीज़ पे वर्क करना। रिजेक्शन को अगर आप एज अ रिजेक्शन ले लेंगे कि हमारा प्रोडक्ट तो बेस्ट है, मार्केट ही खराब है नहीं ले रहा है, बट यू हैव टू कंटिन्यूसली उसमें भी इम्प्रूवमेंट लेके आना। जी, रियलिज्म और रियलिस्टिक होना इम्पोर्टेंट है, Correct. प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो देखनी ज़रूरी है। राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली अगर आप सम अप करके कुछ बताएं कि अगर कोई बच्चा या कोई पेरेंट अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहा हो तो उनको अगर कुछ कहना चाहें आप? बच्चों के लिए तो डेफिनेटली मैं हमेशा बच्चों और पेरेंट्स दोनों के लिए कि कभी भी मार्क्स पे फोकस नहीं करना है। सिर्फ आप एंजॉय करिए। आप स्टडी को एक टैबू बना दिए कि स्टडी 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 को एज अ स्टडी नहीं लीजिए। आपको सिर्फ अपनी नॉलेज इम्प्रूव करनी है और वो जहाँ से भी जिस भी रिसोर्स से जैसे भी कर सकते हैं, बस अपनी नॉलेज को डेली आपको 1% डेली बढ़ाते जाइए, दैट इज सफिशिएंट। मार्क्स अपने आप ही बनेंगे। एंड फॉर पेरेंट्स ऑल्सो आपको ये सीखना है कि बच्चा मार्क्स ऑब्टेन करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली द थिंग इज दैट कि आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए बच्चे के पास। एंड सर मैं अगर आपसे पूछूं कुछ अगर आप कहना चाहें पेरेंट्स के और बच्चों के लिए? देखिए, पेरेंट्स को तो मैं एक डायरेक्ट मैसेज देना चाहता हूँ, सिंस नेक्स्ट जनरेशन विल बी मोर फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, और आज के अगर हम जेन अल्फा को देखेंगे तो दे आर इन्वेस्टिंग 4 to 6 hours ऑफ स्क्रीन टाइम डेली ऑन एज। सो दिस इज वेरी मच ट्रांसफॉर्मेशनल फेज फॉर अस। ठीक है, जिसमें पेरेंटिंग जो है उसको हम किस तरह से जो है ले रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, और हम बच्चे को क्या कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी एबिलिटीज़ को किस तरह से एनहांस कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो द स्क्रैच कोर्स विच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एंड सून वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग जेन AI कोर्स ऑल्सो, in which we will be in teaching Python and next generation AI। तो ये सब कोर्सेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए, बिकॉज टुडेज इंडस्ट्री इज फोकसिंग ऑन 3 मेन पिलर्स, जो कि हैं आपकी ऑटोमेशन, ठीक है, और दूसरा पिलर जो आता है वो आपका होता है रेस्पॉन्सिव एप्लीकेशन, रियल टाइम रेस्पॉन्सिव एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, एंड थर्ड पिलर इज योर बिग डेटा एनालिसिस। तो ये जो बिग डेटा है, जो हमारा कंटेंट क्रिएट हो रहा है, वो किस तरह से मैनेज किया जाएगा, किस तरह से उसका एनालिसिस होगा, उसका स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ कैसी होंगी, और उस पर जो है मीनिंगफुल रिजल्ट्स कैसे निकालने होते हैं। सर आजकल के घर वाले जो है पेरेंट्स हैं वो लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं है अभी ना टेक्निकल टर्म्स को और सबको। वो कहते हैं ठीक है सरकारी नौकरी कर लो या नॉर्मल जॉब कर लो, ये ऐसा। उनको आप लोग कैसे समझा पाते हैं और कितना टाइम लगता है आपको उनकी काउंसलिंग करने में? देखिए, इवन इफ दे आर फोकसिंग ऑन द गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, दैट इज वेल एंड गुड ऑल्सो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अगर सब लोग जो है टेक्नोलॉजी और IT प्रोफेशन में ही आ जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट जॉब कौन करेगा? That's why if you focus on our course offering, उसमें हम जो है वैदिक मैथमेटिक्स, I mean मेंटल मैथमेटिक्स का भी कोर्स ऑफर कर रहे हैं, राइट, एंड वी आर ऑल्सो ऑफरिंग the Scratch Olympiad courses and next gen AI courses also. So there, the 2 wheels of the car are already turning in our foundation, right? हम दोनों व्हील्स को टर्न कर रहे हैं कार की। अगर वो गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करना चाहते हैं, ऑब्वियसली दैट इज वेल एंड गुड, उनको जो है फिर मेंटल मैथमेटिक्स की जरूरत है, फास्ट कैलकुलेशन की जरूरत है, बिकॉज इन SSC एग्जाम्स द क्वेश्चंस आर गेटिंग टफ। ऑफ कोर्स यस, ये रीजनिंग सब बहुत ही मतलब अलग होता है। इवन इफ यू आर स्कूल्स में रीजनिंग इंट्रोड्यूस ही नहीं होता है, ये भी एक चीज़ है। तो लॉजिकल रीजनिंग, पजल सॉल्विंग ये सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो स्टूडेंट्स बियॉन्ड द सिलेबस सोचते भी नहीं है कि रीजनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आई कैन से दैट अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत क्रूशियल है अर्ली स्टेज में, तो बच्चों को वो कराना बहुत ज़रूरी है।
that problem solving skills is required in IT industry also. When you are creating your own product, because make in India movement is going on, parents should understand that indigenous product को push करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Instead of relying on foreign products, we have to create our own product. And उस product के creation की जो core है वो technology, ठीक है. और जो टेक्नोलॉजी है उसको हम तभी समझ पाएंगे जब बच्चा जो है अर्ली स्टेज से समझेगा कि किस तरह से हम ब्लॉक कोडिंग के थ्रू या फिर कोडिंग के थ्रू, नॉर्मल कोडिंग के थ्रू चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है. देन वी विल बी एबल टू क्रिएट आवर ओन प्रोडक्ट. द current crisis in India is that we don't even have our operating system. Of course. Yes, and we don't even have our indigenous AI. All the AIs which we are using, Gemini, ChatGPT or Perplexity, they are outside AI. And even operating system we have been using for more than 20 years. That was also from outside only, Linux or Windows. So it's a high time when kids, our learning kids which are in the learning phase, and our next generation should understand that we should be creating our own products. तो ऐश्वर्या मैम एंड अभय सर, आप दोनों से मेरा एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी कोई फाउंडर अपना एक स्टार्टअप करता है वो पहला कदम बहुत मुश्किल होता है उसके लिए. चलो वो उठा के हिम्मत लेके स्टार्ट भी कर देता है, लेकिन जो उसका विजन होता है उसको पता है कि मुझे कहाँ तक पहुँचना और क्या है. लेकिन जो उसकी टीम होती है, जो उसके लोग होते हैं, वो लोग उस विजन को कभी भी मतलब नहीं एकदम से जल्दी से एक्वायर कर पाते हैं. और आप खुद जानते हो कि खुद काम करना फिर भी आसान है, लेकिन करवाना बहुत मुश्किल होता है कहीं ना कहीं. तो अपने विजन को, और जितने भी एंटरप्रेन्योर सुन रहे हैं, अपने विजन को अपने लोगों के और अपने टीम के विजन से अलाइन करना आप लोगों के लिए कितना मुश्किल था, और कैसे बेटर तरीके से हमारे जो लोग सुन रहे हैं वो कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपको ये यकीन दिला देना कि जो आपका विजन है वही आपके एम्प्लॉयज का विजन है. यही सबसे बड़ा फाउंडर्स कोड है कि आप ये यकीन दिला दें अपने एम्प्लॉयज को कि जो आप 8 आवर्स की ड्यूटी कर रहे हैं वही आपका एम है एक्चुअली. तो वो काफ़ी लाइक हम जो 9 to 5 में फंसे हुए हैं, वी आर गिविंग आवर हार्ट एंड सोल इन दैट, एंड मंथ के एंड में हम सैलरी लेते हैं, हम EMIs देते हैं, एंड वी आर फीलिंग लाइक हम उसमें कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को, अपने आइडियाज़ को ख़त्म कर देते हैं. करेक्ट. तो मेन थिंग ये है कि एंटरप्रेन्योर जो है उसका मेन फोकस यही होना चाहिए कि उसके पास एम्प्लॉयज़ ऐसे हों जो स्किल्ड हों, प्लस आप उन्हें इजीली कन्विंस कर पाएं कि यही जो वो कर रहे हैं यही उनकी ड्रीम जॉब है, यही उनका एम है, यही उनका अल्टीमेट गोल है. तो दिस इज द थिंग. सो ये बहुत आपने रियलिज्म पे बात करी, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये क्वेश्चन आपका आंसर. ब्रेन में आया मेरे. नहीं, बहुत अच्छे आपने एक्सप्लेन किया. एंड मेरा सेकंड क्वेश्चन अगेन आपसे ये है कि फाउंडर्स कोड, अगर मैं बात करूँ इस बुक के बारे में, तो व्हाई शुड आई रीड दिस, कि ऐसा क्या है इसमें, व्हाट इज द USP ऑफ योर बुक? तो ये बुक जो है, इस बुक के सबसे पहले जो पार्ट 1 में है, इस बुक का पार्ट 1 जो है वो ये बताता है दैट आप फाउंडर माइंडसेट रखते भी हैं या नहीं है. इफ़ यू आर इफ़ यू आर टेकिंग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है, इफ़ यू आर कंप्लेनिंग विद दैट प्रॉब्लम, अगर आप उस प्रॉब्लम को क्रिटिसाइज करते हैं या फिर आप उस प्रॉब्लम के लिए कोई सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, फिर for finding a solution, definitely आपका founders mindset है. First thing is that founders कभी criticize नहीं करेगा, वो हमेशा find करेगा अगर ये problem, इसका solution क्या हो सकता है. तो यहीं से एक idea बनता है. Idea के बाद you need to take the ownership of that idea. आपको ओनरशिप लेना आना चाहिए. आप अपने दोस्तों के साथ बैठेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे, यार ये बना लेते हैं, यार वो बना लेते हैं. Why you need a consent from anyone? If it is your dream, then you have to do it. It's your goal. It's your ownership. Just take the ownership of your own actions. And also the last thing जो बहुत important है इस बुक में, कि आपका जो गोल है अल्टीमेट वो मनी नहीं होना चाहिए. बिकॉज ये आप अगर एज अ फाउंडर आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बहुत लॉन्ग जर्नी है, ये बहुत टायर्डी है. आप बीच में बहुत टायर्डनेस फील करेंगे, आप ये फील करेंगे अरे पैसा बन ही नहीं रहा है, हमें फेम मिल ही नहीं रहा है. एक्चुअली एक जर्नी जो है फाउंडर की वो पैशन के लिए होनी चाहिए. तो मनी तो आपका फुटस्टेप हमेशा फॉलो कर ही लेगा इन द एंड. अगर आपको सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने जो अपना काम किया, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसे बना के मज़ा आया, नाउ वी नीड टू सेल, वी नीड टू डू. तो दिस इज द थिंग. एंड जो लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट 3, उसमें स्टूडेंट जब मिरर के सामने खड़ा होगा वो
रिलेट कर पाएगा खुद को कि अगर ये बिकॉज लास्ट पास जो है वो नॉर्मल 2 स्टूडेंट्स का है, तो वो रिलेट कर पाएगा कि ये जो अगर वो आरफ कर सकता है, आरफ द कैरेक्टर इन माय बुक, अगर वो कर सकता है तो आई कैन ऑल्सो डू। तो दिस इज अबाउट दैट। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी सारी बातें बताई एंड आप लोगों का जो विजन एंड मिशन है वो लाइक होप सो कि बहुत अच्छा जाएगा और बहुत अच्छा जा भी रहा है। ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ ग्लोबली जाए एंड लोग आपको बहुत ही अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अवर शो सर एंड मैम। लास्ट में बस मैं आपसे ये कहूँगा कि एक एक मिनट का आप दोनों लोग ही मुझे एक सम अप दीजिए अपनी लाइक ओवर थ्रू जर्नी से, कि आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। सो मैं एंड में हम यही कहना चाहते हैं कि हमने पहले एक विजन से स्टार्ट किया जो कि ग्रेड अप एकेडमी का विजन था। वहाँ पर हमने कैपेबिलिटीज़ बिल्डअप करने की कोशिश करी और हमने बच्चों से स्टार्ट किया, जो कि ऑलरेडी ऐश्वर्या ने भी जैसे बताया कि देयर माइंड इज़ लाइक क्ले। तो उनको जो है जितना अच्छे से हम मोल्ड करेंगे, दे विल एक्सेल मोर एंड मोर इन देयर लाइफ। सो ये सब डिपेंड करता है गुरु के ऊपर। एंड एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, मैं एक कोड करना चाहूँगा। ये सांग फिलोसफी से आता है, जिसमें अंध पंगु अध्याय होता है एक। तो उसमें जो अंध होता है उसको अंधा बोलते हैं, ही इज ए ब्लाइंड पर्सन, एंड पंगु जो होता है ही इज ब्लैंड, यानी कि ही डज नॉट हैव एनी लेग्स। सो नाउ दे आर स्टैंडिंग ऑन वन साइड ऑफ द रोड। अब उनको रोड क्रॉस करनी है, तो कैसे करेंगे? अंधा अकेला नहीं क्रॉस कर सकता, करेक्ट। और जो लंगड़ा है जिसके पैर नहीं, वो नहीं क्रॉस कर सकता। तो अंग पंदु अध्याय का मतलब ये है कि जो अंधा है वो पीठ पे बैठ जाएगा, जो लंगड़ा है वो अंधे की पीठ पे बैठ जाएगा, एंड जो लंगड़ा है वो डायरेक्शन दिखाएगा और अंधा उस डायरेक्शन में चल के रोड क्रॉस कर लेगा। सो फॉर एनी स्टार्टअप और फॉर एनी फाउंडेशन, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो हमारा फाउंडेशन है, ठीक है, और उसके साथ जो हम ग्रेड अप एकेडमी चला रहे हैं, ठीक है, इसमें ये परफेक्टली अप्लाई होता है। क्योंकि जब इन्होंने किसी विजन के साथ स्टार्ट किया था, वो परफेक्ट विजन जो था वो और लोगों तक पहुंचे, उसकी आउटरीच जो है ज़्यादा लोगों तक बने, पेरेंट्स ज़्यादा कन्विंस को। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है परफेक्ट वे में करना था। टेक्नोलॉजी इज ए टूल, इट इज़ completely blind in itself. How we are using it, how we are going to implement it matters a lot. तो हमने जो है टेक्नोलॉजी को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया कि हम जो है वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा सके ये बात, जो हम जो है मिशन चला रहे हैं और जो फाउंडेशन के थ्रू हम अचीव करना चाहते हैं, वो ज़्यादातर ऑडियंस तक पहुंचे, ज़्यादातर स्कूल में हमारा ओलंपियाड चले। इसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, मार्केटिंग टीम जो है उसको इन्वॉल्व किया, ठीक है। तो जहाँ तक मैं कंसर्न हूँ, मैंने इस चीज़ को जो है अभी थोड़ा सा करने की कोशिश करी है और मैं उसको और ज़्यादा लेवल पे करने की कोशिश कर भी रहा हूँ। तो मैं जितने भी स्टार्टअप अभी ऑनगोइंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो स्टार्टअप करने वाले हैं, मेरा उनको यही सजेशन है दैट जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। आप जब तक डिस्ट्रप्टर नहीं बनेंगे तब तक आप अचीव नहीं कर सकते योर गोल। आपको कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। So you have to take the risks, you have to leave the comfort zone and be the disruptor and achieve your goals.